Good morning students, welcome back to English classes और today's topic subject and predicate। उससे पहले हम जो हमारी इंग्लिश है तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है, ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम ग्रामर के कुछ रूल्स, ट्रांसलेशन या पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू इसको हम इम्प्रूव करते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रामर की, ठीक है। तो ग्रामर के हमारे अगर बात करें तो 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेकेंड ट्रांसलेशन, ठीक है। अब अगर हम इस ग्रामर की डेफिनेशन की बात करते हैं पहले, तो ग्रामर ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रामर इज द नॉलेज विद विच हेल्प वी लर्न हाउ टू रीड एंड राइट अ लैंग्वेज प्रॉपरली, यानी व्याकरण वह विद्या है जिसकी सहायता से हम किसी भाषा को ठीक प्रकार से पढ़ना और लिखना सीखते हैं। तो यानी जब कोई भी भाषा है तो उस भाषा को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अच्छे से पढ़ने और सीखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ग्रामर की, ठीक है। लैंग्वेज को पढ़ने के लिए ग्रामर की, वो चाहे लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश या फिर संस्कृत भी हो सकती है, तो उनको पढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ग्रामर की। तो अगर हम ग्रामर की बात करें तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। उससे पहले हमने ग्रामर की एक डेफिनेशन को लिया है, इसको आप अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें लैंग्वेज, तो इसी लैंग्वेज में हमारे कुछ 26 लेटर्स आते हैं, ठीक है। और जो हमारा टुडेस टॉपिक है ये हमारा आज का टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन ये सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सेंटेंस, वर्ड कहां से आए तो वो हम 0 लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे। और 0 लेवल पे सबसे पहले एक लैंग्वेज, उस लैंग्वेज से हमारे 26 लेटर्स, ठीक है। अब ये जो 26 लेटर होते हैं, इनको हमने क्या नाम दिया है? अल्फाबेट, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्णमाला। तो अगर हम बात करें अल्फाबेट की,
देयर आर 26 letters in English अल्फाबेट। ठीक है, यानी हमारी जो अंग्रेजी की वर्णमाला है उसमें कितने लेटर हैं? 26। दीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिनको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज वॉवेल्स, जिसको हम हिंदी में स्वर भी कहते हैं, और सेकंड इज कंसोनेंट, जिसको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर वॉवेल्स की अगर हम बात करें तो 26 में से हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, ये हम पहले से पढ़ते आए हैं। कितने वॉवेल्स हैं? 5। उसके बाद कॉन्सोनेंट बी, सी, डी, एफ, एक्स, जेड। ठीक है, ये कितने हो गए? 21। तो कुल मिलाकर हमारे जो लेटर्स हैं उनको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, जो हमारे 5 होते हैं। द सेकंड इज कंसोनेंट्स बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, जो कुल मिलाकर हमारे कितने हैं? 21। अब अगर हम इस लेटर से आगे बात करें तो इन लेटर्स को जोड़कर हमारे पास एक वर्ड, शब्द तैयार होता है। तो हम वर्ड की डेफिनेशन देखेंगे इसके बाद। पहले आप इसको कॉपी कर लें अगर करना है तो। अब हम बात करते हैं वर्ड। ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है शब्द। अगर वर्ड की डेफिनेशन की बात करें तो a group of letters which has its meaning। ठीक है, यानी शब्दों का अक्षरों का एक ऐसा समूह जो अपना कोई अर्थ रखता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। अक्षरों का एक ऐसा समूह जो कोई अर्थ रखता है अपना, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ड। अब अगर हम वर्ड की बात करें तो जैसे मान लिया ये हमारे पास एक वर्ड है, यानी इन लेटर्स को हमने जोड़ा PEN, तो ये क्या बना हमारा? पेन। ठीक है, जो एक क्या कहलाएगा? मीनिंगफुल। ठीक है, यानी इसका कोई अर्थ है। वहीं अगर हम इसके क्रम को, ठीक है, उल्टा कर देते हैं NEP, तो यानी इसका हमारे पास कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मीनिंगलेस।
इस प्रकार से हमारे पास वर्ड भी क्या है, दो, एक मीनिंगफुल और दूसरा मीनिंगलेस। तो जब हम कुछ लेटर्स को जोड़ते हैं और लेटर्स को जोड़कर एक ऐसा वर्ड तैयार होता है जिसका अपने आप में कोई अर्थ हो, तो ही वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। जैसे हमने पेन, तो ये मीनिंगफुल है, मान लिया CAR, इसको जोड़ा तो क्या अर्थ बना, कार। लेकिन इसी का उल्टा करें RAC, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे शब्द हैं। उसके बाद अगर हम वर्ड की बात करें तो इन्हीं वर्डों को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे वर्ड से निकल के हमारे आते हैं बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। में बात करें तो नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, और ये हमारा इंटरजेक्शन। इस प्रकार से हमारे 8 जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, जो वर्ड को अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। जैसे नाउन में भी जो होते हैं, किसी न किसी वर्ड को हम नाउन कहते हैं, किसी को प्रोनाउन कहते हैं, कोई हमारा एडजेक्टिव होता है, कोई वर्ब, कोई एडवर्ब, कोई प्रीपोजिशन, कोई कंजंक्शन, कोई इंटरजेक्शन। उसके बाद उसी प्रकार इस वर्ड से हमारे पास एक और आता है फ्रेज, PH फ्रेज। ठीक है, सुना होगा ना आपने। फ्रेज जो है इसका होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट मीनिंग। ठीक है, यानी जो फ्रेज है उसका अर्थ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह, विदाउट मीनिंग, बिना अर्थ के। अगर हम बात करें जैसे in the room, in my car, on the roof, in the class, in the field। ये सब हमारे क्या है, इनका कोई अर्थ तो है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं है, यानी स्वयं में कोई अर्थ नहीं है। इन माई कार, इन द क्लास, ऑन द रूफ, इन द फील्ड। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट मीनिंग। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, फ्रेज। अब हम अगर फ्रेज की बात करें तो जब हम फ्रेज को डिटेल में पढ़ेंगे, हमारी 3 फ्रेज होती हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। तो जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में तो तब ये हमें समझ में आएगा। अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले लेटर हमने पढ़ा था, यानी अल्फाबेट, और अल्फाबेट से हमारे पास क्या है निकल के, वर्ड। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच हैज इट्स मीनिंग। उस वर्ड को हमने अलग अलग तरह से करा है। नाउन भी एक वर्ड है। ठीक है, उस वर्ड को हम प्रोनाउन भी कहते हैं, वर्ड को हम एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब भी कहते हैं, और वर्ड्स को हम फ्रेज भी कहते हैं। अब अगर हम वर्ड से आगे बात करें तो नेक्स्ट आएगा हमारा सेंटेंस। हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप इसको कॉपी कर ले।
अब हम सेंटेंस की बात करते हैं, यानी वाक्य। तो हमारे पास वाक्य कहां से आया वो हम पढ़ेंगे। अ ग्रुप वर्ड्स which has its complete meaning या सेंस। तो अगर हम सेंटेंस की बात करें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स कंप्लीट मीनिंग या सेंस, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। जैसे राम राइट्स अ लेटर, यानी यहां पर हमारे पास कुछ शब्द है अलग अलग, जैसे राम है, राइट्स है, ए है, लेटर है। तो यहां पर क्या था कि अक्षर से तो शब्द बने थे, अब शब्दों को जोड़ करके एक सेंटेंस तैयार होता है। लेकिन सेंटेंस हम उसको तभी कहेंगे जब उसका कोई कंप्लीट मीनिंग हो। मान लिया अगर ये ऐसे होता, ए राइट्स लेटर राम, तो यहां पर इसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है वो क्या है, रॉन्ग है, गलत है। यहां पर अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स क्या है, शब्दों का जो क्रम है वो सही रखा हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक वाक्य। तो सेंटेंस उसी को कहते हैं जहां पर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह विच हैज इट्स कंप्लीट मीनिंग या सेंस, जिसका कोई अपना पूर्ण अर्थ हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हमारा सेंटेंस। उसके बाद है यहां पर एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, यानी प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, ठीक है। तो जैसे राम राइट्स अ लेटर, तो यहां पर इसके भी टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड प्रेडिकेट, ठीक है। कितने भाग है सेंटेंस के, दो, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो सेंटेंस में ट्रांसलेशन करने से पहले हमें सब्जेक्ट पार्ट पता हो सारे और हमें प्रेडिकेट पार्ट्स पता हो, तो हम सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा सब्जेक्ट है और सेकंड क्या है, प्रेडिकेट पार्ट है। जैसे अगर हम एग्जांपल में देखें तो सीता इज रीडिंग अ बुक इन हर रूम। तो यहां पर ये पूरा सेंटेंस है और इस सेंटेंस के कितने भाग हैं, दो, एक सीता यानी जो सब्जेक्ट है और दूसरा है इज रीडिंग अ बुक इन हर रूम। इसको हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट, ठीक है, सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। उसके बाद अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लें।
ठीक है फ्रेंड्स। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम अगर सब्जेक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो सब्जेक्ट is that person who does the work in the sentence it can be singular और प्लूरल बोथ। यानी सब्जेक्ट का जो हमारा डेफिनेशन है कि सब्जेक्ट इज दैट पर्सन हु डज द वर्क इन द सेंटेंस, इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल बोथ। यानी सब्जेक्ट करता वह व्यक्ति है जो सेंटेंस में, वाक्य में काम को करता है और यह एक वचन और बहुवचन दोनों हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि सेंटेंस के अंदर जो व्यक्ति कार्य को करता है वही उसका क्या होता है, सब्जेक्ट। जैसे सीमा राइट्स अ लेटर। तो यहां पर ये एक सेंटेंस है और इसी सेंटेंस के हमारे पास दो भाग थे, एक सब्जेक्ट और दूसरा था ये प्रेडिकेट। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमें पहले किसका पढ़ना है, सब्जेक्ट के बारे में। तो यानी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है कौन होता है, जो कार्य को करता है। ठीक है, जैसे कि यूं अगर इज डांसिंग, तो यहां पर भी अगर ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट, इज डांसिंग क्या होगा, प्रेडिकेट। ठीक है, अब यहां पर भी एक और क्या है, सब्जेक्ट। तो मैं समझता हूं आई होप सभी बच्चे सब्जेक्ट के बारे में समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वाक्य में कार्य को करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि देयर आर many parts of a subject। यानी एक सब्जेक्ट के बहुत से भाग होते हैं, there are many parts of a subject। अगर हम इसके सब्जेक्ट की बात करें पार्ट्स के, तो हमारा फर्स्ट है QUALIFIER, क्वालिफायर। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये है हेडवर्ड से पहले आकर कोई विशेष
संकेत देता है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे इट गिव्स एनी स्पेशल सिग्नल to come before हेडवर्ड। यानी क्वालिफायर का मतलब है कि ये मुख्य शब्द से पहले आकर कोई एक विशेष संकेत देता है, इंडिकेट करता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, a girl is playing on the road, तो यहां पर एक गर्ल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहां पर जो गर्ल है ये एक हेडवर्ड है और गर्ल से पहले क्या रहा है, ए, और जो ए क्या है, एक स्पेशल संकेत दे रहा है। स्पेशल संकेत का मतलब इन्हीं लड़कियां जो मैदान में सड़क पर जो खेल रही है वो क्या है, वन। अगर यहाँ पे तो टू गर्ल्स इज प्लेइंग ऑन द रोड, यह स्कूल गर्ल्स। ठीक है, तो जैसे टू गर्ल्स, तो वो भी क्या कर रहे हैं, इंडिकेशन यानी संकेत दे रहा है। तो यहाँ पर जो ए है ये क्या कहलाएगा, क्वालिफायर। ठीक है, यहां तक आप इसको कॉपी करें, फिर आगे देखते हैं। तो हमने क्वालिफायर पढ़ा था। क्वालिफायर के हमारे पास दो पार्ट है। फर्स्ट है डिटरमिनर। अब डिटरमिनर क्या होते हैं, संकेत वाचक। जैसे द वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड बिफोर एडजेक्टिव, यानी वो शब्द जो एडजेक्टिव के पहले रखे जाते हैं, उनको हम किसकी श्रेणी में रखेंगे, डिटरमिनर की। अब एडजेक्टिव को समझना है। एडजेक्टिव यानी जो विशेषता बताते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने एक सेंटेंस दिया था, अ ब्यूटीफुल गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहां पर सिंग्स अ सॉन्ग ये क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं, यहां हमारा जो सब्जेक्ट है अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इसमें जो गर्ल है वो हमारा क्या है, हेडवर्ड, मुख्य शब्द। इस गर्ल से पहले अगर ए एन द दिस दैट आता था एडजेक्टिव को छोड़कर, तब हमारा वो क्या कहलाते हैं, क्वालिफायर। अब उसी क्वालिफायर के दो पार्ट है। फर्स्ट है डिटरमिनर, जिसमें अब डिटरमिनर इंक्लूड्स द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, आर्टिकल्स ए एंड द, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो संकेतवाचक होते हैं और विशेषता बताते हैं, जैसे दिस दैट दीज दोज, पजेसिव एडजेक्टिव माई अवर योर इट सेज आर देयर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या नंबर, जैसे सम, मच, फ्यू, ऑल, मैनी, वन, टू, एवरी, etc। ठीक है, तो यहां पर हमारा है अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो जो ए है ये हमारा क्या कहलाएगा, डिटरमिनर। ठीक है, अगर मान लिया सेंटेंस है अ गर्ल और एक है अ ब्लैक गर्ल, तो यहां दोनों ही मान लिया सब्जेक्ट हैं, ए गर्ल भी और अ ब्लैक गर्ल भी। ठीक है, यहां पर
गर्ल हेड वर्ड है और इस हेड वर्ड से पहले क्या आ रहा है ए, तब तो ये क्या कहलाएगा क्वालिफायर, ठीक है। लेकिन अगर हेड वर्ड से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है और उस एडजेक्टिव से पहले ये आते हैं क्वालिफायर, तब यही हमारे क्या बन जाते हैं डिटरमिनर। क्लियर है पॉइंट सभी को? यानी अगर एडजेक्टिव से पहले आ रहा है तो डिटरमिनर, और अगर एडजेक्टिव नहीं है तब क्वालिफायर। मान लिया अगर ये है द गर्ल, तो यहां पर भाई ये हमारा क्या है हेड वर्ड। अब द क्या कहलाएगा क्वालिफायर, ठीक है। लेकिन अगर द और गर्ल के बीच में आ जाए द ब्यूटीफुल गर्ल, तब ये द ही क्या बन जाएगा डिटरमिनर, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो क्वालिफायर में हमने दो की बात की थी। क्वालिफायर में टू पार्ट्स थे, फर्स्ट डिटरमिनर और सेकंड है एडजेक्टिव, ठीक है। अब एडजेक्टिव क्या है? द वर्ड which qualifies a noun or pronoun, ठीक है। यानी ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को विशेषता बताते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे an old man is walking on the road। तो यहां सेंटेंस में है an old man is walking on the road, तो is walking on the road क्या हुआ प्रेडिकेट एन ओल्ड मैन, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट। लेकिन अब इसमें हमारे जो एन है वो क्या कहलाएगा? देखो यहां पर ये मैन क्या है एक मुख्य शब्द है हेड वर्ड, ठीक है। अब हेड वर्ड से पहले जो आता है वो एडजेक्टिव है। अगर ये बीच में ना होता तब ये एन क्या होता क्वालिफायर। लेकिन अब ये एडजेक्टिव से पहले आ रहा है तो उस कंडीशन में ये क्या है डिटरमिनर, ठीक है। और ओल्ड क्या है एडजेक्टिव, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है इस हेड वर्ड की। यानी जो मैन है वो कैसा है बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति। तो यहां पर एन डिटरमिनर और एडजेक्टिव, और ये दोनों ही पार्ट क्या है क्वालिफायर, ठीक है। यानी हमारे क्वालिफायर के कितने थे टू पार्ट्स। फर्स्ट डिटरमिनर, डिटरमिनर में आर्टिकल्स थे ए एंड द,
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव थे दिस दैट दीज दोज। उसके बाद हमारा पजेसिव एडजेक्टिव थे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, इट। उसके बाद हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या नंबर, ठीक है, फ्यू, सम, मच, मोर, मैनी, टू, वन। तो वो सारे हमारे डिटरमिनर कहलाते हैं। लेकिन डिटरमिनर तभी कहलाएंगे जब उनके बाद हेड वर्ड दिया हो या वो हेड वर्ड से पहले हो तो क्वालिफायर, और अगर हेड वर्ड से पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले वो वर्ड दिए हैं तो ही वो डिटरमिनर कहलाएंगे। अगर ये नहीं है, मान लिया होता, अगर ये ऐसे होता ए मैन, तब ए और मैन ये क्या है हेड वर्ड, और ए क्या कहलाता तब क्वालिफायर, ठीक है। अगर हो जाए यहां पर एन ओल्ड मैन, तब यही वर्ड हमारा जो एन है ये क्या बन जाएगा डिटरमिनर। क्लियर है पॉइंट सभी को। उसके बाद अब इसका हम, ये हमारा सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट था क्वालिफायर, जिसके दो भाग थे, एक डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव। अब हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट। सब्जेक्ट का हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है हेड वर्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुख्य शब्द, ठीक है। मुख्य शब्द एक नाउन ही होता है, ठीक है। जो हमारा मुख्य शब्द है वो एक नाउन ही होता है। इसको हम मेन वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर इंग्लिश में लें तो दिस हेड वर्ड इज अ नाउन, ठीक है। जैसे मीरा इज अ डॉक्टर, ठीक है। एक और लेते हैं सम little children are playing in the field, ठीक है। some little children are playing in the field। तो यहां पर हमारा जो मीरा है वो सेंटेंस में क्या है सब्जेक्ट है, और किस प्रकार का होगा हेड वर्ड। उसके बाद सम लिटिल चिल्ड्रन, ये भी हमारा सब्जेक्ट है। अब यहां पर जो चिल्ड्रन है ये हेड वर्ड है। चिल्ड्रन से पहले क्या आ रहा है लिटिल, यानी बच्चे कैसे हैं छोटे, तो ये एक विशेषता बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव है, और सम कुछ, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वालिटी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा डिटरमिनर, ठीक है। और ये दोनों ही क्या कहलाएंगे क्वालिफायर।
अगर हम बात करते हैं ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स पढ़े हैं अभी? 2। पहला था क्वालिफायर जिसके हमने 2 भाग पढ़े, एक डिटरमिनर और दूसरा एडजेक्टिव। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा है हेड वर्ड। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको कॉपी कर लें। उसके बाद हमारा थर्ड है एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड पार्ट है सब्जेक्ट का वो एडजेक्टिव फ्रेज, यानी यह है हेड वर्ड के बाद आकर वाक्य में उसकी स्थिति को प्रकट करता है। तो यहाँ पर है अ ग्रीन बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर बैठा एक हरा पक्षी फ्लू अवे, उड़ गया। तो कौन उड़ा है? बर्ड। ठीक है, ये हमारा क्या है? हेड वर्ड। अब इसके बाद आकर के वो वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसकी स्थिति को प्रकट करेगा। तो यहां पर सिटिंग ऑन द ट्री, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। और फ्रेज मैंने आपको अभी जब वर्ड को हम पढ़ा रहे थे तो उस टाइम मैंने आपको फ्रेज के बारे में बताया था कि फ्रेज का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, ठीक है, वो अधूरी होती है। तो उसी को हम फ्रेज कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज नॉट अ कंप्लीट मीनिंग, जिसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं होता है, विदाउट मीनिंग। ठीक है, तो ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर इसको अलग से निकाल दें तो इसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं है। अगर हम फ्लू अवे की बात करें तो ये हमारा कौन सा पार्ट कहलाएगा? प्रेडिकेट। और यहां तक का पार्ट हमारा क्या है? पूरा सब्जेक्ट है, जिसमें से आप अगर ए की बात करें तो ए क्या है? ए से पहले क्या है? कोई भी एडजेक्टिव है, इसके बाद नहीं है। ग्रीन जो है ये एक एडजेक्टिव है जो ए के बाद दिया है, या हेड वर्ड से पहले एक एडजेक्टिव आ रहा है ग्रीन, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तब इस कंडीशन में ए क्या कहलाएगा?
डिटरमिनर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द बॉय इन द कॉर्नर, कोने में लड़का, इज माई फ्रेंड, मेरा मित्र है। तो इज माई फ्रेंड क्या है, प्रेडिकेट है, और द बॉय इन द कॉर्नर, तो यहाँ बॉय जो है वो सेंटेंस का हेड वर्ड है, और इन द कॉर्नर क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद जो दा है, अगर हम इसकी बात करें जाके, तो बॉय से पहले कोई एडजेक्टिव नहीं दिया, और जब कोई एडजेक्टिव नहीं होगा तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाते हैं, क्वालिफायर। क्लियर है सभी को? अगर तो हमने अभी क्वालिफायर के जो पार्ट्स थे, टू, डिटरमिनर और एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे जब कोई एडजेक्टिव नहीं होगा तो वो क्वालिफायर कहलाते हैं। अगर ऐसे यहाँ पे ग्रीन नहीं होता, ये अगर होता ए बर्ड, तब ये ए भी क्या कहलाता, क्वालिफायर। क्लियर है सभी को? उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करें इसकी, फॉर, तो वह है जेरेंडियल सब्जेक्ट। जेरेंड के बारे में आपको पिछली क्लासों में बताया था। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो अगर हम जेरेंडियल सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो जेरेंड आपको पहले बताया था, यह एक नाउन की तरह वाक्य में कार्य करता है, इसलिए इसे सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। तो जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ पर जो स्विमिंग वर्ड है, ये हमारे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि अच्छा व्यायाम क्या है, स्विमिंग, तैरना, और इज अ गुड एक्सरसाइज ये सेंटेंस का प्रेडिकेट है। ठीक है, अब यहां पर अगर स्विमिंग की बात करें, तो ये जो सब्जेक्ट का एक ऐसा पार्ट है, ना तो ये क्वालिफायर है, ना ये डिटरमिनर है, ना कोई एडजेक्टिव है, और ना ही ये हेडवर्ड है, और ना ही ये एडजेक्टिव फ्रेज है। यहां पर स्विम में आईएनजी जुड़ा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तब ये सब्जेक्ट जो है कैसा कहलाएगा,
जिरेंडियल सब्जेक्ट। क्लियर है सभी को? जैसे एक और लें, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहां पर भी जो वॉकिंग है ये भी क्या होगा, जिरेंडियल सब्जेक्ट। क्लियर है सभी को? एक बार इसको कॉपी कर लें। उसके बाद है फिफ्थ, अगर हम इसकी बात करें तो यह भी एक नाउन होता है। तो यहां पर भी जो सेंटेंस है हमारे, उनके दो पार्ट्स हैं, टू स्मोक सब्जेक्ट और टू रीड भी सब्जेक्ट। इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, इज अ गुड हैबिट, ये क्या है, प्रेडिकेट पार्ट। यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले किसका प्रयोग हुआ है, टू। यानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्या है, टू स्मोक, धूम्रपान करना। तो ये इंफिनिटिव सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसी में स्मोकिंग इज हार्मफुल कर देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, उसी कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, जेरेंडियल सब्जेक्ट। ठीक है। ऐसे टू रीड, एक अच्छी आदत है रीड करना, तो यहां पर भी क्या क्या लाएगा, ये इंफिनिटिव सब्जेक्ट। क्लियर है सभी को? टू रीड इज अ गुड हैबिट, तो इंफिनिटिव सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये सेंटेंस में एक नाउन का कार्य कर रहा है, यहां पर इस वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि अच्छी आदत क्या है, रीड, पढ़ना। अगर इसी को हम रीडिंग कर देंगे तब ये उस कंडीशन पे क्या बन जाएगा,
जिरेंडियल सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के पार्ट हमारे कितने हो गए? 5। उसके बाद लास्ट वन इज 6th पार्ट में अगर हम बात करें तो इट और देयर, ये भी हमारे सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। जैसे इट इज रेनिंग, ठीक है। और एक है देयर आर फोर चेयर्स इन द रूम, यानी कमरे में 4 कुर्सियां हैं। तो मैंने इट और देयर का आपको पहले पढ़ाया था। तो यहां दोनों जो सब्जेक्ट है इट और देयर, तो ये जो इट है हमारा ये न्यूट्रल सब्जेक्ट कहलाता है और जो देयर है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाता है। तो ये मैंने आपको पहले बताया था, इट एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, न्यूट्रल इसको सब्जेक्ट कहते हैं, और जो देयर है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाता है। तो यानी हमारे जो 6 पार्ट है सब्जेक्ट के वो कंप्लीट हो गए हैं। यहां तक एक बार आप इसको कॉपी कर लें। प्रेडिकेट पार्ट और प्रेडिकेट के जो विभिन्न पार्ट्स हैं जो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले आप इसको कॉपी करें एक बार। तो जो हमने पढ़ा, अगर हम उसको आज एक स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो सबसे पहले हमने कुछ लेटर्स को लिया, वहां से फिर एक वर्ड बना और वर्ड से हमारे पास क्या बना? सेंटेंस। फिर उसी सेंटेंस के हमारे कितने पार्ट थे? 2। एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब अगर सब्जेक्ट पार्ट की बात करें तो यहां हमारे पास सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स आए? फर्स्ट, क्वालिफायर, सेकेंड, हेडवर्ड, थर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज, फोर्थ, gerundial सब्जेक्ट, फिफ्थ, इंफिनिटिव सब्जेक्ट और फोर्थ इट और देयर। ठीक है, ये भी हमारे सब्जेक्ट थे। और इसी क्वालिफायर के हमारे 2 पार्ट्स थे, एक डिटरमिनर और एक एडजेक्टिव। क्लियर है सभी को? तो हमने जो आज पढ़ा था उसमें सबसे पहले हमने लेटर्स, फिर वर्ड, वर्ड से हमने सेंटेंस, उसके बाद सेंटेंस के हमारे 2 पार्ट्स थे, पहला सब्जेक्ट, सेकंड प्रेडिकेट। फिर हमने सब्जेक्ट के कुछ पार्ट पढ़े, पहला क्वालिफायर जिसमें हमारे 2 पार्ट थे, एक डिटरमिनर और दूसरा एडजेक्टिव। उसके बाद हमने पढ़ा हेडवर्ड, फिर एडजेक्टिव फ्रेज, फिर जेरेंडियल सब्जेक्ट, फिर इंफिनिटिव सब्जेक्ट और फिर इट और देयर। तो ये हमारे जो सब्जेक्ट पार्ट है ये हमने क्लियर कर लिए हैं और आई होप
सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे समझ में आए होंगे। और अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्ट पार्ट्स में जो भी कंफ्यूजन होगा उसको क्लियर कर देंगे और उसके बाद हम प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे और प्रेडिकेट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।